जय हिंद दोस्तों सिचुएशन क्या, तालिबान के अंदर सिचुएशन क्या, तालिबान की नई सरकार के अंदर नए नए चेहरों के अंदर पाकिस्तान को देखकर, उन चेहरों के बीच में पाकिस्तान का एक अक्स नज़र आता हुआ देखकर भारत के माथे पर पसीने। इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन। आपका या आपके छोटे भाई बहन का या बच्चों का किसी का भी भविष्य में यूपीएससी तक की तैयारी करने का कोई भी प्लान है तो दोस्तों, असलियत में यूपीएससी की तैयारी कोई किताब पढ़कर नहीं होती। वास्तव में ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर स्टडीज़ के मामले में आपका जो है पर्सपेक्टिव, जो आपका दृष्टिकोण है वो डेवलप करना होता है, अप्रोच डेवलप करनी होती है, सोच विकसित करनी होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी बेसिक शुरुआत एनसीईआरटी से हो जाती है। भाई कुछ तो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, यानी वो हीरो पैदा ही हीरो हुए होते हैं। दे आर बॉर्न हीरो का मतलब ये है वो पैदा ही हीरो के रूप में हुए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो भले ही बॉर्न हीरो नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है कि उनको तराशा जाए तो वो हीरो के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो उसको ट्राई किया जा सकता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, यानी आपका कोई भी जानकार या बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारे इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 1 घंटे की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अप्रोच डेवलप करेंगे ताकि बच्चा पूरी ताकत के साथ तैयारी करे और आगे बढ़े। और जब जिस समय वो तैयारी करने की सिचुएशन में पहुंचे, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, उसका बेस स्ट्रांग हो और साथ में उसकी अप्रोच वही हो जो यूपीएससी को अप्रोच चाहिए होती है। अब दोस्तों, इसकी फ़ीस हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये भारी ना लगे। 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में एक बहुत बेसिक अमाउंट है। इतनी तो लोग ट्यूशन्स की फ़ीस दे देते हैं। ये फ़ीस हम कम इसलिए नहीं रख पा रहे कि हम कोई छोटा मोटा ब्रांड है, बल्कि हम ये फ़ीस इसलिए कम रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली या ऐसे किसी सेलिब्रिटी को पैसे देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली टीचर हैं। मैं और मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमें किसी को करोड़ों रुपए देकर उससे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ा कैसा सकते हैं। आप आइए हमारे पास, पढ़ के देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए किसी हीरो को क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है, ना किसी सीरीज़ को डेवलप करवा के, कोई एक किसी फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ को डेवलप करवा के हमारे को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा नाम जान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए आ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भैया आप जाइए, लाखों रुपए फीस भरिए। लाखों रुपए फीस में भी हमसे कहीं कम एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। बस ये है, वहाँ पर आपको एक शोबाजी कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो शायद उन सेलिब्रिटीज़ के कहने से ही आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए। वी आर प्रोफेशनल टीचर्स। एक बार हमें भी ट्राई करके देख लिया जाए स्टडीज़ के मामले में, क्योंकि मैं अगर ये बताऊं कि कौन हीरो अच्छा है और कौन नहीं, और उसी की फिल्म देखो, तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसकी फिल्म आपको पसंद आएगी आप उसी को देखोगे। और या फिर मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि आपको वही हीरो पसंद आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वही हीरो पसंद आना चाहिए, तो कोई हीरो ये कैसे आके बता सकता है कि आपको इसी कोचिंग में जाना चाहिए, जबकि उस कोचिंग के उसके खुद के हीरो के बच्चे तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स मजबूत हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी हुई है, ताकि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इन नंबर्स के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन
मिल जाए। और दोस्तों इसके साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। IAS विद हरिमोहन के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम लगातार डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोगों के सवाल जवाब जो भी होंगे उसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। मैं खुद उस टेलीग्राम ग्रुप को हैंडल करता हूँ। और दूसरा जो हमारा ऐप है, उस ऐप के ऊपर भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों से जुड़ने से, क्योंकि आप लोग उससे UPSC की प्रिपरेशन के बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। दोस्तों टॉपिक है नई सरकार। नई सरकार के अंदर कुछ चेहरों में हर चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन करूंगा। उसके पीछे रीज़न क्या है डिस्कशन के पीछे? क्योंकि भारत, मेरा पर्सपेक्टिव भारत को लेकर है। मुझे भारत समझ में आता है कि भाई इंडिया के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, इंडिया के लिए क्या चीज़ नुकसानदायक है, और हमारे देश के लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। भाड़ में जाए बाकी दुनियादारी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे मेरे देश के हितों के ऊपर असर पड़ेगा, मेरी कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, या कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, मैं उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करूँगा। अच्छा है तो खुशी मनाएंगे, दुखी हैं तो अलर्ट होंगे और अपनी सरकार के साथ खड़े होंगे। क्योंकि मेरा काम आप लोगों को जगाना है, दुनिया के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं उन सबको आप लोगों को बताना है और उनसे आने वाले खतरे से आगाह करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बचपने में कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से देश की सरकार समस्या में, अगर कहीं किसी और मोर्चे पर घिरी हो तो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आओ जरा एक बार एनालिसिस कर लें कि असलियत में अफगानिस्तान की सरकार के अंदर कौन क्या है। अभी तक जो डिक्लेयर हुआ है वो यहां पर, और एक बात समझ लीजिए, इस पूरे खेल के अंदर अफगानिस्तान कहां है वो समझ लीजिए, या फिर यहां पर जो प्लेयर्स हैं, कौन सा प्लेयर कहां खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अगर किया जाए तो हमें यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है तालिबान। आज के दिन इंटरनेशनल एरिना के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला अगर कोई शब्द है तो वो है तालिबान। और मजे की बात पता है क्या है दोस्तों, यहां पर तालिबान जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक परछाई है, और मजे की बात, वो परछाई इतनी कमजोर है कि थोड़ी सी लाइट पड़ते ही गायब हो रही है। उसके जिसकी वो परछाई है, ये असलियत में इस परछाई को कंट्रोल करने के लिए यहां पर बिठाया गया हक्कानी नेटवर्क। और हक्कानी नेटवर्क किसके इशारे पर काम करता है या किसका खड़ा किया हुआ है? ISI का। और ISI किसकी एजेंसी है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान किसको बिक चुका है? चाइना को। इस सीरीज को समझ लीजिए। तालिबान तो केवल एक परछाई है, उसे देख के डर रहे हैं, लेकिन उसके वो जिसकी परछाई है वो है हक्कानी नेटवर्क। और हक्कानी नेटवर्क किसका खड़ा किया हुआ एक दैत्य है? ISI। ISI किसका ऑर्गन है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसके पास गिरवी रखा हुआ है? चाइना के। और हमें खड़े होकर देखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि इंडिया कहां इस सिचुएशन को देखे और इस सरकार को देखे। तो अब जो एक गवर्नमेंट बनी है, सबसे पहली बात, इंडिया के कहां से गवर्नमेंट बनी है? असलियत में अफगानिस्तान में इस समय पर दोस्तों जो सरकार बनी है, इस सरकार के ऊपर अगर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर जो यहां पर सरकार बनी है, अफगानिस्तान में यहां पर जो सरकार बनी है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है अंतरिम सरकार, यानी ये एक सरकार चुपचाप बैठ के बंद कमरे में 5, 10, 20 लोगों ने डिस्कस किया, अपनी अपनी बातचीत करी और बन के खड़े होकर सरकार बना ली। इसमें किसको क्या मिला वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि क्या ये सरकार इलेक्शन से होके आई है या इलेक्टेड है, तो आंसर है नहीं है। ये क्या इसमें
ऑल ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सारी की सारी जितने भी समूह हैं वो यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आंसर है नहीं है। यहां क्या ऑल बॉडीज, या यूं कहें कि जिसे कहते हैं कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, खासकर वुमेन रिप्रेजेंटेशन यहां पर है, तो आंसर है नहीं है। तो असलियत में ये सरकार क्या है? ये एक इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई है ताकि एक जो पावर का वैक्यूम है और उसके साथ साथ एक एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, एक एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की अनुपस्थिति है, वो कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए, खतरनाक ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन को देखना ज्यादा जरूरी है। ऐसी सिचुएशन को देखना ज्यादा जरूरी है। अब यहां समझिए मामला क्या है, यहां समझिए मामला क्या है। मामला यहां पर यह है कि सरकार है, सरकार इलेक्शन से है नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। तो सवाल यह है इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनी है? तो थोड़ा सा बैक फ्लैश में अगर जाते हैं तो हमें नजर आएगा 15 अगस्त को हमारा तो इंडिपेंडेंस डे होता है, लेकिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 2 या 3 सितंबर, आई डोंट रिमेंबर द डेट कब, लेकिन आईएसआई जो चीफ हैं, आईएसआई चीफ जो फैज अहमद हैं, वो फैज अहमद जो हैं वो कहीं ना कहीं काबुल विजिट करते हैं और अगले 2 से 3 दिन के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन हम क्या इस खबर को इग्नोर कर सकते हैं कि तालिबान वर्सेस हक्कानी हमारे को साफ देखने को मिला, तालिबान वर्सेस हक्कानी साफ देखने को मिला, और तालिबान हक्कानी नेटवर्क ने अब्दुल गनी बरादर के ऊपर गोली चला दी और वो घायल हो गए और पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा रहे थे। क्या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां पर खुलकर साफ सोचकर देखिए, यहां पर एक चीज सोचकर देखिए कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का, फैज अहमद का काबुल जाना और खुलकर डंके की चोट पर जाना, फैज अहमद का खुलकर डंके की चोट पर काबुल जाना, वहां जाकर गुलबुद्दीन हिकमतयार से लेकर अब्दुल गनी बरादर से लेकर दूसरे लोगों से मिलना, बातचीत करना और वापस आ जाना। कभी कोई आप जब ऐसे काम दूसरे देश की सरकार के, दूसरे देश की राजधानी में जाकर सरकार बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, और वो भी खुलकर प्ले कर रहे हो। यार सोचकर देखो, नेपाल के अंदर जब ये केपी शर्मा ओली वाली उठापटक चल रही थी, तो उस केपी शर्मा ओली वाली उठापटक के अंदर याद कीजिए चाइना के राजदूत के ऊपर कितना बुरा एक प्रेशर था, या उनकी एक बुरी इमेज थी कि वो वहां पर क्या नाम है, प्लस माइनस कर रहे हैं, कैलकुलेशंस या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं ताकि वहां पर सरकार बन जाए चाइना की, या चाइना की फेवर वाली सरकार बन जाए। तो नेपाल के अंदर एंटी चाइना मूड डेवलप हुआ, यहां पर भी वही है। इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है दोस्तों कि असलियत में यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सबसे मेन सिचुएशन यह है कि आम लोग काबुल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तालिबानी लड़ाकों ने उन पर गोली मार के उनको भगा दिया है, तितर बितर कर दिया है। कैन यू इमेजिन कि आम जनता जो एंटी पाकिस्तान मूड में जी रही है, आम जनता को गोलियां मार के भगा दिया गया है। डेमोक्रेटिक जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबको गोलियां मार के भगा दिया गया है, या प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें गोलियां मार के भगा दिया है। यानी आम जनता एंटी पाकिस्तान है, आम जनता इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन तालिबान के तरीके से पाकिस्तान जो है पूरी सिचुएशन के ऊपर अपना एस्टेब्लिश कर चुका है। अब आप आ जाइए थोड़ा सा यहां पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो यहां नजर आएगा अखुंदजादा
इन्हें तो एक तरीके से पूरे के पूरे फॉर्म में, मेंटर की फॉर्म में या सुप्रीम लीडर की फॉर्म में अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि जी करेंगे, जब वो होंगे तब मानेंगे। लेकिन सुप्रीम लीडर जैसे ईरान में बात की जा रही है, अगर तो वैसे हैं, सुप्रीम लीडर की फॉर्म में हैं, तो मेरा मानना यह है कि इतनी जल्दी तो आने वाले नहीं है। ये सिंबॉलिक रखने का बात है और यही रीजन है कि ये सिंबॉलिक अगर बन गए तो इसका मतलब ये है इनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होगी। असलियत में यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर मिल सकता था किसी को तो वो अब्दुल गनी बरादर को मिल सकता था, जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर के दोस्त हैं और तालिबान के फाउंडर मेंबर्स के में से एक हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन इन्हें पोस्ट दी गई है डिप्टी पीएम की और हसन अखुंद को पोस्ट दी गई है प्राइम मिनिस्टर की। यहीं पर सारे का सारा खेल है, यहीं पर सारे का सारा खेल है कि असलियत में हनस अखुंद जो हैं पिछले 20 साल से लगातार तालिबान की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके बॉडी जो है उसके चीफ हैं, और वो कहीं ना कहीं हसन अखुंद, क्योंकि तालिबान के डिसीजन मेकिंग बॉडी के चीफ हैं और डिसीजन मेकिंग बॉडी के जो डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग होते थे। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान का ही एक सपोर्टर है या पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अब्दुल गनी बरादर को देखें तो ये एक लिबरल नेता माने जाते हैं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं नियर टू अमेरिका माने जाते हैं, और उससे ज़्यादा सिचुएशन की बात यह है कि यहाँ पर लिबरल नेता माने जाते हैं तो ये पीस टॉक्स के फेवर में थे। जब 2007 के अंदर अमेरिका और तालिबान आपस में लड़ते लड़ते थोड़े से थक गए थे, तो तालिबान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता करवाने के पक्ष में या बातचीत शुरू करवाने के पक्ष में ये थे। और यही रीज़न है पाकिस्तान ने गुस्से में आकर 2008 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2010 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब एक तरीके, भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रही ना, तो 2010 में गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार किया? आईएसआई ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद इन्हें 2018 तक जेल में रखा गया। तो आप सोचकर देखिए, एक प्रोमिनेंट लीडर को आईएसआई अरेस्ट करती है और उसे जेल में रखेगी। इसका मतलब ये कि कहीं और अमेरिका के करीब हैं, तो इसका मतलब ये कि कम से कम पाकिस्तान के फेवर में तो ये बंदा नहीं होगा। और इसको न्यूट्रल करने के लिए भाई सम्मान ये दे दिया कि इन्हें डिप्टी पीएम बना दिया, लेकिन न्यूट्रल करने के लिए इनके इक्वल एक और डिप्टी पीएम बना दिए गए, जिसका नाम है अब्दुल सलाम हनफी, और ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास या क्लोज माने जाते हैं। अब पाकिस्तान के क्लोज माने जाने का मतलब क्या है? पाकिस्तान के क्लोज माने जाने का मतलब यह है कि अगर ये किसी भी तरीके से अब्दुल गनी बरादर, देखो यार, डिप्टी पीएम के पास वैसे भी बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पीएम के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है कि अगर पीएम नहीं है तो डिप्टी पीएम काम करेगा, अगर पीएम है तो डिप्टी पीएम बैठे बैठे इंतजार करेगा कि कब पीएम जाए और कब वो काम करे। ऐसे में अगर पीएम नहीं है, मान लिया विदेशी दौरे पर गए हुए हैं, पाकिस्तान गए हुए हैं, अब ऐसे में पीएम का काम कौन करेगा? तो दो बंदे हैं। अगर ये कुछ गलत भी करेंगे तो अब्दुल हनफी जो है वो खड़ा हुआ है कि भैया नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। यानी अब्दुल गनी बरादर को पाकिस्तान ने एक तरीके से बांध कर बिठा दिया। भाई यहां पाकिस्तान की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। अभी यहां भारत के बारे में ढूंढ के बताऊंगा कि असलियत में मामला है क्या। अब सोचकर देखिए, हसन अखुंद पाकिस्तान का फेवर में, और उसके बाद अब्दुल सलाम हनफी पाकिस्तान के फेवर में, और उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर सिराजुद्दीन हक्कानी, होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर वैसे नाम दिया गया है,
होम मिनिस्टर, ये वो बंदा जिसके पास 50,000 के करीब लोग हैं जो इसकी एक आवाज के अंदर हथियार उठाकर खड़े होने की कुव्वत रखते हैं। और ये हक्कानी नेटवर्क 50,000 पीपल और मोस्टली इनमें से पाकिस्तानी हैं, यानी इनका जो मेन बेस है वो पाकिस्तान है और ये हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नाम ही हक्कानी हो गया तो हक्कानी नेटवर्क, यानी जो इनके पिताजी ने वो सलाउद्दीन हक्कानी जो थे, सलामुद्दीन हक्कानी, उसने इस्टेब्लिश किया और शिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर। अब सवाल ये है कि ये जो बंदा है इसकी प्रोफाइल क्या है, हक्कानी नेटवर्क। अब दोनों चीजें समझिए, हक्कानी नेटवर्क की प्रोफाइल, इस सिराजुद्दीन हक्कानी की प्रोफाइल इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल 2008 में दिखाई देती है कि हामिद करजई के ऊपर अटैक करवाया, उसके बाद काबुल होटल के ऊपर अटैक करवाया, उसके बाद इंडियन एम्बेसी पर अटैक करवाया, इंडियन एम्बेसी पर अटैक करवाया। अब सोचकर देखिए 2011 के अंदर भी इसके अमेरिका के ऊपर अटैक्स के दावे हैं और यहां तक कि इसके ऊपर $5 मिलियन का, अमेरिकन डॉलर का एक रिवॉर्ड है। यही तो कंफ्यूजन है कि बेशर्मी देखिए इस सरकार की, बेशर्मी देखो इस सरकार की और मजबूरी देखो अमेरिका की, मजबूरी देखो अमेरिका की। और जिसे कहें कि जिसे कहते हैं ना खून नहीं पानी हो जाना, आंसू सूख जाना, या फिर जिसे कहते हैं चिकना घड़ा, चिकना घड़ा वाली हरकतें देखो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की, कि वो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं और तालिबान ने कैसे अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारा है खींच के। इस बंदे को $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखने वाला एक बंदा और उसे होम मिनिस्टर बना दिया, यानी अमेरिका को एक ठेंगा दिखा रहे हैं कि तुमने क्या किया, जिसे तुम आतंकवादी समझते हो हमने उसे होम मिनिस्टर बना दिया। अमेरिका के मुंह पे तमाचा है ये कि तुम जिसे आतंकवादी समझते हो हमने उसे होम मिनिस्टर बना दिया, और अगर हमने उसे होम मिनिस्टर बना दिया और तुम्हें अब इसका सम्मान करना पड़ेगा, अपने पास अपना रिवॉर्ड रखो, बोलो तुमने क्या उखाड़ दिया। ये तालिबान का अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज, और पाकिस्तान का इस बंदे को यहां इस पोस्ट पर बिठाना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 11 प्रोविंस जो हैं, 11 प्रोविंस जो ईस्टर्न प्रोविंस हैं, उसके अंदर ये गवर्नर अपॉइंट करेगा। यानी अफगानिस्तान के 11 ईस्टर्न प्रोविंसेस का मतलब लगभग इस पूरे रीजन के अंदर ये जो 11 प्रोविंस, 34 में से 11 यही हैं। इन 11 प्रोविंसेस के अंदर असलियत में वो जो शिराजुद्दीन हक्कानी है ये गवर्नर नियुक्त करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पूरा इलाका जहां से पाकिस्तान इंडिया पर आरोप लगाता है कि इंडिया यहां पर अपनी प्रेजेंस बनाकर पाकिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी से लेकर दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, यानी पाकिस्तान ने यहां पर शिराजुद्दीन हक्कानी को बिठाकर, यहां इन इलाकों में शिराजुद्दीन हक्कानी को बिठाकर अपनी पोजीशन मजबूत की और इंडिया जो यहां पर एक्टिविटीज कर रहा था उनको खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया शिराजुद्दीन हक्कानी। और यही एक रीजन है। और सबसे बड़ी बात, ये किससे जुड़ा हुआ है, हक्कानी नेटवर्क से, हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और हक्कानी नेटवर्क, भले ही दुनिया कहे कि हक्कानी नेटवर्क का अफगानिस्तान से बाहर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट अटैक में नाम नहीं है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करता है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करता है, इन दो की वजह से इंडिया को पसीने आने लाजमी हैं। इन दो इनकी वजह से, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से इंडिया के माथे पर पसीने आ चुके हैं कि पूरा का पूरा, और कांधार कांड जैसा कांड, यानी हमारे यहां से प्लेन हाईजैक हो रहा है, कांधार में लैंड हो रहा है और ये लोग डिस्कशन करवा के जैश और लश्कर के आतंकवादियों को छुड़ा रहे हैं।
तो इंडिया को पुराने तालिबान से डरना जरूरी है, क्योंकि इनके पुरानी प्रोफाइल बड़ी खतरनाक है और इंडिया के लिए। और इंडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है इस टाइम पर इंडिया के पास तालिबान में करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तालिबान में कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझ लीजिएगा। और यही एक कारण है हक्कानी नेटवर्क, यस, और यही एक कारण है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये हक्कानी नेटवर्क या सलाउद्दीन हक्कानी ही है। और अमेरिका को तमाचा मार दिया है पाकिस्तान ने, खुले तौर पर तालिबान ने अमेरिका को तमाचा मारा है कि तुमने क्या कर लिया, हमारे यहां पर है ये, और हमने इसे होम मिनिस्टर बनाया है। सोचकर देखिए, डिजिग्नेटेड टेररिस्ट अगर होम मिनिस्टर बनेगा तो क्या आप उस देश की सरकार पर भरोसा करेंगे? क्योंकि होम मिनिस्टर के बाद क्या उसकी वो मानसिकता बदलेगी जो तालिबानी या इस रेडिकल इस्लाम की मानसिकता है? आंसर है नहीं बदलेगी। और अगर वो मानसिकता नहीं बदलेगी तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा काम करेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो स्टेनेक्साई है, जो इंडियन मिलिट्री एजेंट मतलब इंडियन मिलिट्री स्कूल के अंदर पढ़े हैं, एकेडमी के अंदर पढ़े हैं और इंडिया के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए, और ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। यार, फॉरेन मिनिस्टर तभी काम करता है जब होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेता है। यहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री भाई तभी तो काम करेगा। पता लगा होम मिनिस्ट्री इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है और आप शिकायत कर रहे हो फॉरेन मिनिस्टर से, वो कर क्या लेगा? और सबसे बड़ी बात यार, स्टेनेक्साई जो है 1980 से अब तक सिर्फ और सिर्फ तालिबानी मानसिकता के साथ घूम रहा है। तालिबानी आइडियोलॉजी है और इस तालिबानी आइडियोलॉजी के सामने जो मॉडर्न इंडिया के रिलेशंस हैं वो कोई मायने नहीं रखते। इन्हें मीडिया ने बेफालतू में हाइक दिया। क्यों मीडिया ने बेफालतू में हाइक दिया? क्योंकि इनका एक प्रकार से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ एक रिलेशन है, इंडिया के साथ एक संबंध है, इसलिए इसे भाव दे दिया गया, वरना किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं है और बहुत ज्यादा से अच्छा ओपिनियन इनका इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुल्ला याकूब एक जूनियर बंदा है, जिसे मतलब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, जिन्होंने तालिबान की इस्टेब्लिशमेंट करी। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। तो डिफेंस मिनिस्टर आतंकवादियों के समूह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर तालिबान के अंदर जो डायलॉग करने वाला तालिबान था, जिस तालिबान ने अमेरिका से बात करी थी अब्दुल्ला गनी ब्रादर की लीडरशिप के अंदर, उसको कमजोर करके बांध कर बिठा दिया गया और हक्कानी नेटवर्क का यहां पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दिया गया। और साथ में आईएसआई के फैज हमीद का खुलकर काबुल जाना और सरकार बनवाना पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा है कि देखो हमने यहां अपनी सरकार बना दी, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहां अमेरिका को हरा दिया पाकिस्तान ने। इस पे सेपरेट वीडियो। इंडिया के पास डरने के अलावा कोई सिचुएशन नहीं है। इंडिया को सिर्फ अपना घर मजबूत करना है कि अगर ये चूहे पाले जाएं और हक्कानी नेटवर्क इन चूहों के ऊपर या इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सांपों को दूध पिलाए, तो इंडिया को चप्पल लेके डंडा लेके तैयार रहना है कि जैसे ही कोई सांप घुसे बस तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या यार, अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज से लेकर रशिया तक किसी के पास यहां पर इस टाइम पर फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल करने के लिए कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि असलियत में सिचुएशन क्या है। आगे जैसा भी होगा इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।